Hello students, in the last lecture we discussed about what is an extensive property and intensive property. So today in this lecture we are going to discuss about thermodynamic process. Now what is a thermodynamic process? क्या होता है thermodynamic process? कोई भी सिस्टम अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है तो वहां पर कोई ना कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा होता है. तो क्या डेफिनेशन हो जाती है? Thermodynamic process takes place when a system changes from one state to another state. तो डेफिनेशन लिखते हैं हम. When the system changes from one state to another state, then thermodynamic process take place. तो इसका कोई एग्जांपल तो देखो, हमारे पास वाटर है और वाटर है लिक्विड स्टेट में. आप इसको बॉईल कर देते हो तो बॉईल करने के बाद ये क्या बन जाएगा? स्टीम बन जाएगा, मतलब गैसियस स्टेट में चला जाएगा. तो यहां पर क्या हो रहा है? लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में लेके जा रहे हो आप किसको? वाटर को. वाटर क्या हो गया? सिस्टम. तो सिस्टम चेंज हो रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहां पर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखने को मिला. A thermodynamic process is taking place when you are carrying out this conversion. और इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हमने क्या नाम दे रखा है? बॉइलिंग ऑफ वाटर. तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तब देखने को मिलता है जब भी सिस्टम जो है वो आपका एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है. दूसरा एग्जांपल देखो. दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी. डाइजेशन ऑफ फूड. तो देखो, फूड जो हम खाते हैं उसमें मैक्सिमम क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन्स, फिर फैट्स. ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं ये हमारी बॉडी में जाके क्या हो जाते हैं? डाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं CO2 में, प्लस वाटर में, प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है. उस एनर्जी को यूज करके हम काम कर लेते हैं. तो ये किस स्टेट में था? जब आप खाना खाते हो तो सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन बॉडी में जाने के बाद गैस भी बनती है, लिक्विड भी बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है. तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रही है सिस्टम की. सिस्टम क्या है? यहाँ पर फूड था सिस्टम जिसको हमने कंज्यूम किया, लेकिन डाइजेशन के बाद उसकी स्टेट चेंज हो गई. तो ये भी क्या कहलाएगा? डाइजेशन ऑफ फूड इज आल्सो अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी. तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस केमिकल चेंज भी हो सकता है या फिर कोई फिजिकल चेंज भी हो सकता है. तो इसको बोलेंगे हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. चलिए अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे. ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है इसको जब हम करवाते हैं तो हम इसको किस तरीके से करवा रहे हैं उसके बेसिस पे इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया. ठीक है, तो इट इज ऑफ 4 टाइप्स. क्या क्या टाइप्स है इसकी देखते हैं. सबसे पहला टाइप आता है आइसोथर्मल प्रोसेस. व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस? तो देखो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड आया आइसो. आइसो का मतलब सेम, थर्मल, थर्मल का मतलब टेम्परेचर. तो जब भी आप किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरी करवाते हो देन इट इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल प्रोसेस. सो व्हेन thermodynamic process is carried out at constant temperature, then it is called isothermal process. क्या बोलते हैं इसको? isothermal process बोलते हैं जब उसको हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरी करवाते हैं तब. तो ओवरऑल क्या रहता है? इसको अगर मैं एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो डेल्टा टी रिमेन्स 0 ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर. तो चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 रहेगा, मतलब टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा प्रोसेस को करवाते टाइम. तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस.
तो ऐसा प्रोसेस अगर हमें कभी स्टडी करना पड़ जाए तो वो हमें एक ऐसे कंटेनर के अंदर, एक ऐसे वेसल के अंदर करवाना पड़ेगा जो वेसल कंडक्टिंग वॉल्स का बना हो, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कैरिड आउट in a conducting vessel, heat conducting vessel। अगर मान लो प्रोसेस जो है उसको करवाते टाइम सिस्टम जो है वो गर्म हो जाए, उसका टेम्परेचर जो है वो राइज होने लगे किसी भी वजह से, तो हमारा वेसल कैसा होना चाहिए कि वो जो एक्सेस ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या कर दे, सराउंडिंग को दे दे, सराउंडिंग को लूज कर दे, और हमारा सिस्टम जो है उसका टेम्परेचर कितना रखे, उतना ही रखे, ठीक है। तो अगर प्रोसेस करवाते टाइम गलती से अगर हीट जनरेट भी हो जाती है तो हमारा वेसल, जो हमारा सिस्टम जिसमें हम उसको स्टडी कर रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि वो इस हीट को क्या कर दे, सराउंडिंग्स में ट्रांसफर कर दे और टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रखे। और अगर मान लो हमारा जो सिस्टम है वो प्रोसेस को स्टडी करते टाइम जो है वो ठंडा होने लगे, तो ठंडा होने लगे तो ये वेसल जो है वो अब क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके और सिस्टम को दे देगा ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर उतना ही मेंटेन रहे। तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर नोट करनी है। कंडक्टिंग वेसल किस लिए लिया, ताकि सिस्टम जो है वो अगर गर्म हो जाए तो हीट सराउंडिंग को दे दे, और अगर सिस्टम ठंडा हो तो हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करके सिस्टम को दे दे ताकि टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रखा जा सके। तो ध्यान रखना बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस इज ऑलवेज कैरिड आउट इन अ वेसल व्हिच इज कंडक्टिंग, हीट कंडक्टिंग, सो दैट टेम्परेचर कैन बी मेंटेन्ड कांस्टेंट। अब आते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या होता है आइसोबैरिक प्रोसेस? तो देखो इसके अंदर जो है वो दो वर्ड आ गए, आइसो प्लस बैरिक। आइसो का मतलब सेम, बैरिक वर्ड जो है इससे क्या आ रही है, बार आ रहा है वर्ड, जो कि यूनिट होती है प्रेशर की, ठीक है, प्रेशर की यूनिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप सेम बार मतलब सेम प्रेशर के ऊपर किसी प्रोसेस को कैरी करवाते हो, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जब उस प्रोसेस को करवाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। और ऐसे प्रेशर में क्या, ऐसे प्रोसेस के अंदर क्या रहता है, डेल्टा पी, दैट इज चेंज इन प्रेशर इज जीरो। तो प्रेशर चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द सिस्टम। तो ज्यादातर जो आइसोबैरिक प्रोसेस हम करवाते हैं डेली लाइफ के अंदर, जो प्रोसेस हम आइसोबैरिक करवाते हैं, दे आर हीटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन एन ओपन वेसल। किसी भी खुले बर्तन में जब आप किसी चीज को गर्म करते हो तो बाहर जो एक्सटर्नल प्रेशर हमारे ऊपर काम करता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस जो है उनको हम क्या कह सकते हैं, दे आर आइसोबैरिक प्रोसेस। तो अगर मैं पानी गर्म कर रहा हूं किसी बर्तन के अंदर, तो पानी जो है उसका वेसल जो है उसको ऊपर से हमने कवर नहीं कर रखा, ऊपर से खुला हुआ है बर्तन, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पानी पे काम करेगा वो कितना रहेगा, 1 atm। तो चाहे आपका पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, चाहे उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, चाहे टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं होने वाला, वो उतना ही रहने वाला है। तो इस तरीके का प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। तो व्हेनेवर यू हीट एनी सब्सटेंस इन एन ओपन वेसल, इट मींस यू आर कैरिंग आउट एन आइसोबैरिक प्रोसेस बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज कांस्टेंट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तीसरा टाइप है आइसोकोरिक प्रोसेस का। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस जो है वो क्या होते हैं, तो देखो यहां पर वर्ड आता है आइसो, सेम, कोरस, कोरस का मतलब होता है वॉल्यूम। सो व्हेन यू आर कैरिंग आउट एनी प्रोसेस इन सच अ वे दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इट रिमेन्स कांस्टेंट, देन सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसको अगर हम डेली लाइफ में जनरलाइज करने की कोशिश करें तो ऐसा कोई भी प्रोसेस, ऐसी कोई भी हीटिंग या कूलिंग जो आप करवा रहे हो एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, देन इट मींस यू आर कैरिंग आउट द प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस
taking place at constant वॉल्यूम। तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक में क्या कंडीशन रहती है, डेल्टा V इज 0, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा प्रोसेस करवाते टाइम। तो इसका अगर हम एग्जांपल लें तो सपोज आप मार्केट से जो है वो कोई पैक्ड फूड आइटम लेके आए हो, किसी डब्बे के अंदर जो है वो आइटम हमारा पैक्ड है, ठीक है, और हमने क्या किया, इस डब्बे को उठा के जो है वो फ्रिज के अंदर रख दिया। तो फ्रिज क्या करेगा, वो इस डब्बे को ठंडा करेगा, मतलब इसकी हीट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर कूलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये कूलिंग कैसे में कंटेनर में हो रही है, क्लोज्ड कंटेनर, कंटेनर हमारा खुला नहीं है, बंद है। तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस। इसी तरीके से आप किसी क्लोज्ड कंटेनर को गर्म करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हम कोई फूड आइटम लेके आए थे, हमने डब्बे को खोलने से पहले ही उस डब्बे को एक बार क्या कर लिया, गर्म कर लिया। गर्म करने का मतलब है हम उसको हीट कर रहे हैं, हीट करने मतलब है कि हमारे पास एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है वो हो रहा है। इस टाइम पे सिस्टम हमारा गर्म होता जा रहा है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, क्योंकि हम इसके अंदर एक क्लोज्ड कंटेनर में सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस। तो जब भी क्लोज्ड कंटेनर में आप किसी चीज को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं, इट मींस यू आर कैरिंग आउट एन आइसोकोरिक प्रोसेस एट दैट टाइम। ये हो जाती है तीसरी टाइप। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या रहती है हमारी, 0। अब आ जाते हैं फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप क्या है, दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक वर्ड का मतलब है कांस्टेंट हीट, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या रहेगा, व्हेन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच अ वे दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। थर्मोडायनामिक प्रोसेस is carried out in such a way that no exchange of heat take place between system and surrounding, between system and surrounding, तो उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्योंकि यहां पर हीट का एक्सचेंज अलाउड नहीं है, किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, इस वजह से ऐसे जो प्रोसेस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक आइसोलेटेड वेसल में, एक इंसुलेटेड वेसल के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये इंसुलेटेड वेसल क्या करता है, ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर देता है और इनके बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होने देता। तो सिस्टम इधर है, सराउंडिंग इधर है, लेकिन ये जो इंसुलेशन है ये क्या कर रहा है, इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में नहीं आने देता। इस वजह से हीट जो है वो यहां से यहां नहीं जा सकती और यहां से यहां भी नहीं आ सकती। तो हीट का एक्सचेंज जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होता, और क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं होता इस वजह से हम यहां पर क्या लिखते हैं, dq इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या रहेगा, एक्सचेंज नहीं होगा हीट का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ड्यूरिंग दी थर्मोडायनामिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर dq इज इक्वल टू 0 या फिर q इज ऑल्सो इक्वल टू 0, वेयर q इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये Q क्या है, जो हीट ट्रांसफर हो रही थी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसकी वैल्यू 0 है, मतलब कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। अब देखो बच्चों, ये जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस हमने पढ़े, जो 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस यहाँ पर पढ़े, इनको करवाने के 2 तरीके होते हैं। या तो इन प्रोसेस को आप बहुत ही धीरे धीरे जो है वो करवाओ, या फिर इनको जो है वो एकदम से एब्रप्टली इनको करवाया जाए। तो यहां पर अब आप इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, दीज थर्मोडायनामिक प्रोसेस
is carried out in two ways, दो तरीके से करवा सकते हैं हम इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को। या तो हम इनको बहुत ही स्लोली करवा सकते हैं या फिर हम इनको बहुत ही फास्टली करवा सकते हैं। तो ये जब किसी प्रोसेस को स्लोली करवाया जाता है, काफी धीरे करवा रहे हो आप प्रोसेस को, तो वो प्रोसेस क्या कहलाते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। और जब आप किसी प्रोसेस को एकदम से करवाते हो, सडनली करवाते हो, तो ये कहलाते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो चलो एक बार हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो क्या होता है। देखो डेफिनेशन, व्हेन द प्रोसेस is carried out infinitely slowly, जब किसी प्रोसेस को आप क्या कर रहे हो? इनफाइनाइटली स्लोली, बहुत ही स्लो जो है कैरी किया जा रहा है प्रोसेस को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। और दूसरी तरफ when the process is carried out rapidly, when the process is carried out rapidly, तो इसको बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस नाम से ही पता चल रहा है वापस आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो ऐसे प्रोसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाते हैं और बैकवर्ड में भी आते हुए दिख जाएंगे। So these process they take place in both the direction. These process are reversible. नाम से ही पता चल रहा है they are reversible. लेकिन ये प्रोसेस कैसे रहेंगे? एक डायरेक्शन में जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है, बैकवर्ड में नहीं आएगा। तो दिस प्रोसेस इज irreversible। अब देखो ये प्रोसेस, अगर हम सोचें कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही स्लोली है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम सोचते हैं, हमारे घर की छत पे जो है वो पानी की टंकी रखी हुई है। ठीक है, हम डेली क्या करते हैं? पानी की टंकी को भरने के लिए हम एक मोटर चलाते हैं, मोटर से पानी जो है वो स्पीड में भर जाता है टंकी में। सपोज आप जो है वो टंकी भर रहे हो और आप एक ड्रॉप जो है वो लेके ऊपर जाते हो खुद, और वो एक ड्रॉप टंकी में डालते हो, तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा तुम्हें वो टंकी भरने में? सोचो आप, तुम्हारा काम करने की जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो होगी। तो इतना धीरे जब किसी प्रोसेस को करवाया जाता है, इनफाइनाइटली स्लोली, बहुत स्लोली उस प्रोसेस को करवा रहे हो, तो ऐसे प्रोसेस जो है वो क्या होते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हम मोटर चला के टंकी भर देते हैं, तो ये प्रोसेस क्या होता है? सडनली होता है, फास्ट होता है, 1 घंटे में, या हो सकता है मैक्सिमम 2 घंटे में हमारी टंकी फुल हो जाती है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है जो एकदम से सडनली हो, ठीक है, ये प्रोसेस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस जो है ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। हम डेली लाइफ के अंदर ऐसा कोई प्रोसेस स्टडी नहीं करते जो कि रिवर्सिबल हो। ठीक है, लेकिन हम डेली लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोसेस करते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। तो यहां पर अगर हम लिखें, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। इसका डेली लाइफ से कोई एग्जांपल नहीं देखने को मिलता, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस, जितने भी नेचर में प्रोसेस हो रहे हैं हमारे सराउंडिंग के अंदर, दे आर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोइंग ऑफ रिवर डाउन अ हिल, नदी जो है वो ऊपर से अपने आप बह के नीचे आती है, हम उसके अंदर कोई काम नहीं करते। ठीक है, पहाड़ उसके अंदर कोई काम नहीं कर रहा, वाटर भी उसके अंदर कोई काम नहीं कर रहा। वाटर जो है वो हाइट की वजह से, हाइट के डिफरेंस की वजह से क्या होता है? स्लोप की वजह से नीचे की तरफ आता है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या हो जाता है? ये एक एग्जांपल हो जाता है, फ्लो ऑफ रिवर डाउन हिल, अपने आप हो रहा है। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल हो जाता है ब्लोइंग ऑफ विंड, हवा चलती है, हवा चलती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो हवा चल रही है किसी दिन, सो फ्लो ऑफ विंड,
या ब्लोइंग ऑफ विंड भी बोल सकते हैं इसको। एग्जाम्पल है हमारे सराउंडिंग में हमें देखने को मिलता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये जितने भी प्रोसेस हमारे सराउंडिंग में हमें देखने को मिलते हैं, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट एक और पॉइंट देखते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, मतलब जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है, इस वजह से ऐसे प्रोसेस जो है वो आपको कभी कंप्लीट होते हुए नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो सिंस द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस in both the directions, hence they never go to completion। ये प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं होते, चलते रहते हैं। तो A से जो है वो B बना और B से वापस A बन गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, कभी भी ये कंप्लीटली A जो है वो B में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब ऐसा कभी भी तुम्हें टाइम नहीं देखने को मिलेगा कि A जो है वो कंप्लीटली गायब हो जाए और सिर्फ B बचे। तो क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल था, किसी भी टाइम पर तुम्हें A भी मिलेगा और B भी मिलेगा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर या फिर फिजिकल स्टेट के अंदर। तो मान लो जैसे मैं पानी जो है उसको लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट पे, और बॉइलिंग पॉइंट पे जो है वो गैसियस स्टेट से लिक्विड में भी आ रहा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट पर अगर किसी लिक्विड को स्टडी किया जाए तो लिक्विड और गैस दोनों इक्विलिब्रियम में रहती है। इस वजह से एट बॉइलिंग पॉइंट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर विल बी फाउंड इन बोथ द स्टेट, दैट इज लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो ये प्रोसेस अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप स्टडी करते हो तो आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, लिक्विड भी मिलेगी और गैसियस स्टेट भी देखने को मिलेगी पानी की। तो ऐसे प्रोसेस जो है वो कभी भी क्या होते हैं, कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, ये तो भाई एक डायरेक्शन में हो रहा है, किसी ना किसी टाइम पे क्या होगा, ये ए जो है वो कंप्लीटली बी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पीछे की तरफ तो प्रोसेस आ ही नहीं रहा। तो ये क्या हो जाता है, यहां पर प्रोसेस इज यूनिडायरेक्शनल, हेंस इट गोज टू कंप्लीशन। कंप्लीशन जो है वो हमें देखने को मिलता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का। इसके अलावा और कोई पॉइंट, तो देखो एक पॉइंट और हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप जो है वो किसी साइज का एक गड्ढा खोद रहे हो। ठीक है, तो आप जो है वो लगे हुए हो यहां पर गड्ढा खोदने के, काम कर रहे हो, और आपका छोटा भाई या छोटी बहन जो है वो शरारती है, वो क्या कर रहा है, तुम जितनी मिट्टी खोदते हो और निकालते हो वो उतनी ही मिट्टी उसमें वापस डाल देता है। ठीक है, तो भाई तुम्हें सपोज आपके पेरेंट्स जो है, पापा जो है वो ये कह के गए कि भाई 2 फुट का गड्ढा खोदना है, 2 फीट डीप एक गड्ढा खोदना है आपको। तो ये जो आपका छोटा भाई और जो भी छोटी भाई या छोटी बहन है वो क्या कर रही है, वो आप जितनी मिट्टी निकालते हो उसको क्या कर देती है, वापस डाल देती है। मतलब प्रोसेस को रिवर्सिबल बना रखा है। तो भाई सुबह से शाम हो जाएगी लेकिन गड्ढा नहीं खुद पाएगा। ठीक है, तो तुम्हें सुबह से शाम तक जो है वो कितना काम करना पड़ेगा, इनफाइनाइटली काम करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये कंडीशन अगर हटा दी जाए, भाई या बहन नहीं है, तो तुम विद इन हाफ एन आवर ये पिट जो है वो खोद दोगे, मिट्टी निकाल दोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां तो हमारा आधे घंटे से भी कम टाइम के अंदर ही क्या हो गया, काम कंप्लीट हो गया। तो हमें मेहनत कम करनी पड़ी, लेकिन यहां पर हम सुबह से शाम हो जाएगी मेहनत करते करते, लेकिन हमारा काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये प्रोसेस कैसा था, ये रिवर्सिबल था। क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है इस वजह से यहां पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, मतलब काम ज्यादा करना पड़ता है। मतलब वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज मैक्सिमम, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में उतना काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं एक
गिवन टाइम इंटरवल में। इस वजह से यहां पर काम मैक्सिमम नहीं देखने को मिलता, ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। लेकिन एक रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हम करवाने लग जाएं सपोज, तो हमें मैक्सिमम काम करना पड़ता है, क्योंकि प्रोसेस हमारा जो है वो कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता। करवाते रहोगे प्रोसेस रिवर्सिबल डायरेक्शन में आता रहेगा, फिर करवाओगे फिर से रिवर्स, फिर करवाओगे फिर से रिवर्स, तो काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, प्रोसेस खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। ठीक है, तो काम करते रहोगे मतलब मैक्सिमम काम करना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रोसेस अगर हम करवाने लग जाए तो। यहां पर फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, मैक्सिमम वर्क इज डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारा प्रोसेस जो है वो कभी कंप्लीट होता हुआ हमें दिखता ही नहीं। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, वर्क डन इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज लेस देन रिवर्सिबल। सो वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज लेस देन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो कई बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, वर्क डन इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज लेस देन वर्क डन इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू वर्क डन इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, और चौथा ऑप्शन दे देते हैं नन ऑफ दीज। तो बताओ कौन सी कंडीशन ठीक है। तो ध्यान रखना, रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लोली कैरी करवाए जाते हैं। जो प्रोसेस स्लोली कैरी किया जाएगा उसके अंदर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे प्रोसेस कंप्लीट नहीं होते। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, इस वजह से हमें एक फाइनाइट टाइम के लिए, गिवन टाइम के लिए ही काम करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर वर्क डन क्या रहता है, लेस। कौन सी कंडीशन सही है, वर्क डन इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज लेस देन वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये कंडीशन बच्चों पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है उसके अंदर आपको कितना काम करना पड़ता है, रिवर्सिबल से ज्यादा, रिवर्सिबल से कम, रिवर्सिबल के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। आंसर आएगा वर्क डन इन एन इरिवर्सिबल इज लेस देन वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। चलो अब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। क्या होती है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज? जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो आप मेजर कर सकते हो किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की, दे आर ऑल कॉल्ड थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। जो भी प्रॉपर्टी आप मेजर कर सकते हो किसी सिस्टम की जिसमें एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा हो, दे आर कॉल्ड थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। हम यहाँ पर सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले नहीं हैं, हम दो प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं। पहली है इंटरनल एनर्जी और दूसरी है वर्क डन। ये दो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर आज इस लेक्चर के अंदर। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी जो है क्या होती है, तो देखो बच्चों इसके नाम से अंदर ही आ गया इंटरनल एनर्जी, मतलब सिस्टम के अंदर की एनर्जी। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है, द टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम is called internal energy। सिस्टम का टोटल एनर्जी कंटेंट जो होता है that is called internal energy। अब भाई सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी जो है वो कहां से आएगी, कैसे निकालोगे, कैसे समझे इस चीज को कि सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी कितनी है। तो देखो तुम्हारा कोई भी सिस्टम है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, चाहे वो कोई रिएक्टेंट है, वो बना तो एटम से ही होगा। एटम्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाते हैं या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम जो है पार्टिकल से डील करते हैं। सिस्टम का मतलब क्या हो गया हमारा, कोई भी ऐसा सबस्टेंस हो गया जो पार्टिकल से बना हो, और पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के मोशन होते हैं। तो यहां पर इंटरनल एनर्जी जो है वो
जितने भी टाइप के मोशन और जितने भी टाइप के इंटरेक्शन है उस सब का सम है, ठीक है। तो इट इज द सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन of the particles forming the system and the interaction between particles। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन हो रहे हैं पार्टिकल्स के सिस्टम के अंदर और पार्टिकल्स के जो मोशन है उनकी वजह से जो भी एनर्जी एसोसिएटेड होगी उन सब का सम होता है इंटरनल एनर्जी। तो देखो एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है प्लस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है, प्लस ये जो एटम्स हैं या फिर ये जो मॉलिक्यूल्स है ये तीन तरह का मोशन शो करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम डिवाइड कर सकते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी, जो मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, पढ़ाया था ना सॉलिड लिक्विड और गैस के अंदर कि पार्टिकल्स जो है वो अगर एक सीधे डायरेक्शन में मूव कर रहा है मतलब ट्रांसलेशनल मोशन। तो भाई काइनेटिक एनर्जी में तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोशन बढ़ता है। तो मोशन किस टाइप का है, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर पार्टिकल रोटेट करता हुआ जा रहा है, या फिर पार्टिकल जो है वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है तीनों टाइप का मोशन आ गया इसके अंदर। प्लस न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी क्या करती है, इन प्रोटॉन्स को होल्ड करके रखती है न्यूक्लियस के अंदर। प्लस सरफेस एनर्जी, ठीक है, सरफेस एनर्जी, प्लस और भी जितने भी डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन होते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर। तो इन सभी टाइप की एनर्जीज को जो किसी सिस्टम के अंदर पॉसिबल हो सकती हैं, इनको जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है ये, इट बिकम्स इक्वल टू दी इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो ये एक लाइन लिख लो और ये एक फॉर्मूला लिख लो। इंटरनल एनर्जी जो है इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस सरफेस एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं इसको, इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस प्लस डैश। तो इंटरनल एनर्जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस या इंटरेक्शंस जो होते हैं सिस्टम के अंदर उन सभी एनर्जीज का सम होती है। तो क्योंकि हम एग्जैक्टली ये सभी एनर्जीज की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, इन सभी एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना किसी भी सिस्टम की और फिर उनको ऐड करके इंटरनल एनर्जी निकालना, तो भाई ऐसा करना जो है वो ऑलमोस्ट हमें कैसा लगता है, इम्पॉसिबल। तो यहां पर ये पॉइंट लिखते हैं हम, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन the exact value of different type of energy present in the system। हमारे लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है कि हम जितनी भी टाइप की एनर्जी है उन सबकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ठीक है। It is not possible to determine exact value of different type of energy present in the system and then calculate internal energy। तो जब इनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कहां से आएगी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट नहीं की जा सकती। तो इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये हो गया इसका मतलब।
तो भाई अगर इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते तो किसी भी टाइम पर सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी कितनी है हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। चलो, तो ये तो एक समस्या आके खड़ी हो गई हमारे सामने कि हम इंटरनल एनर्जी जो है वो नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अब देखो यहाँ पर हमें इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमें मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी से इंटरनल एनर्जी जो है उसका चेंज कितना होता है। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट हम नोट करते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, हमें जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, बट इट इज रिक्वायर्ड to find change in internal energy। तो हमें चेंज फाइंड आउट करने की जरूरत है। डेल्टा इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, तो डेल्टा यू फाइंड आउट करने की जरूरत है कितना हुआ। ठीक है, हमें इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो देखो बच्चों यहां पर सिंबल लिख लेना, internal energy is expressed with u, it is expressed with u, तो डेल्टा u का मतलब हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमें डेल्टा u जो है इसकी वैल्यू पता लगानी है। क्यों पता लगानी है? तो देखो हमने क्या बोला था, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस उन प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें हमारा सिस्टम जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाए, मतलब उसमें कोई ना कोई एनर्जी चेंज हमें देखने को मिले। मान लो ये हमारा सिस्टम है, मैं इस सिस्टम को अगर हीट करता हूं तो ये जो हीट मैंने सप्लाई की है ये कहां जाएगी? ये इस गैस के मॉलिक्यूल्स से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। गैस के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी पहले कितनी थी? इसको मैं मान लेता हूं U1, हीट करने के बाद कितनी हो गई? U2, तो चेंज कितना हुआ? डेल्टा U। ये डेल्टा U किसके बराबर हो गया? कितनी हीट सप्लाई की थी। तो आपको इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है किसी भी सिस्टम की कितनी थी। हम जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में या तो किसी सिस्टम को गर्म करते हैं या उसको ठंडा करते हैं, कोई ना कोई चेंज हम करवाते हैं। तो वो चेंज जब हम करवाते हैं तो वो हीट की फॉर्म में होता है। तो हमें जो हीट हमने सप्लाई की है या हीट जो हमने एब्जॉर्ब की है उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। तो अगर हमें चेंज पता चल जाए हमारे लिए वो सफिशिएंट है। तो इस वजह से हमें इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें जो है वो चेंज से हीट कंटेंट जो है उसका पता चल जाता है, कितनी हीट एक्सचेंज हो रही है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो इस वजह से हम एग्जैक्ट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की फाइंड आउट नहीं करते, बल्कि हम चेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे मैं, ये जो इंटरनल एनर्जी है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बताओ ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? मतलब ये सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करेगा या फिर स्टेट जो है वो किस पाथ से चेंज हुई उस पे डिपेंड करेगा। तो देखो बच्चों, आपको मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ दो ही फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि पाथ फंक्शन होती है। क्या क्या है? हीट और वर्क। इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो क्या होती है? स्टेट फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है इनिशियल स्टेट क्या थी, इनिशियल स्टेट क्या है सिस्टम की। ठीक है, तो जो भी इनिशियल स्टेट रहेगी उसके लिए इंटरनल एनर्जी की वैल्यू फिक्स रहेगी। लेकिन हमारे सामने क्या चैलेंज आ गया, हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकते। कोई बात नहीं, हमने ये मान लिया कि इंटरनल एनर्जी स्टार्टिंग में कितनी थी? U1 थी। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, कुछ भी होगी। जब हम सिस्टम को गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं, फाइनली जो है वो ये सिस्टम किसी स्टेट पे पहुंच जाएगा, सेकंड स्टेट पे। इसको हम बोल रहे हैं फाइनल स्टेट। तो हम यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई? U2 हो गई। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही है इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। बीच में क्या हुआ? आपने इसको गर्म किया, फिर आपने इसको ठंडा किया, फिर आप दोबारा इसको गर्म करके आए और फिर आप यहां पर पहुंचे। तो इस बात से कोई मतलब नहीं है हमारा।
इंटरनल एनर्जी पहले कितनी थी, इंटरनल एनर्जी फाइनली कितनी है, ये दो चीजें डिटरमाइन करती हैं इंटरनल एनर्जी को, रास्ता डिटरमाइन नहीं करती। तो इस वजह से इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ये बताओ इंटरनल एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसको कौन सी कैटेगरी में डालोगे? इंटरनल एनर्जी जो है इसको हम एक्सटेंसिव बोले या इंटेंसिव बोले, कौन सी प्रॉपर्टी में डालोगे आप इसको? तो देखो बच्चों, अभी मैंने क्या लिखा था, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी प्लस सरफेस एनर्जी, इन सब का सम होती है। जब तुम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ाओगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ेगा तो भाई पार्टिकल्स बढ़ेंगे, और पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये भी इंक्रीज हो जाएगी, न्यूक्लियर एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, ये सारी एनर्जी इंक्रीज हो जाएंगी तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसका मतलब U डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये क्या हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दोनों क्वेश्चंस नोट कर लेना बच्चों। इंटरनल एनर्जी जो है, एक तो ये स्टेट फंक्शन होती है क्योंकि ये डिपेंड करती है इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पे, किस रास्ते से, किस पाथ से प्रोसेस को कैरी किया है, इस चीज पे डिपेंड नहीं करती इंटरनल एनर्जी। दूसरा पॉइंट है, इंटरनल एनर्जी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है क्योंकि ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इंक्रीज करोगे उतनी ही इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर। तो इस वजह से इंटरनल एनर्जी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। चलिए अब आते हैं हम सेकंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो हमें स्टडी करनी है, दैट इज वर्क। वर्क, तो वर्क क्या होता है? वर्क इज the amount of energy that is utilized to change the state of system। कितनी एनर्जी आप यूज कर चुके सिस्टम की स्टेट को चेंज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको हम एनर्जी का ही एक फॉर्म कहते हैं। और वर्क जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हमने पढ़ा था फिजिक्स के अंदर, 9th या 10th क्लास में पढ़ के आए होगे तुम। आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, आपके फोर्स की वजह से ये ब्लॉक यहां से जो है वो यहां चला गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो मान लो x डिस्टेंस के लिए हो गया। तो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से निकालते थे हम फिजिक्स के अंदर वर्क को। ठीक है, तो फोर्स into displacement F into x, this is equal to W। अब इसी वर्क को हम कैलकुलेट करते हैं एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए। देखो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर क्या है, हमने एक गैस फिल कर रखी है। ठीक है, तो हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हमने गैस को फिल कर रखा है इस तरीके से, और अब ये गैस जो है ये क्या कर रही है, इस पिस्टन को पीछे की तरफ धक्का मार रही है, मतलब गैस जो है वो काम कर रही है। वर्क इज डन बाय द गैस। तो ये पिस्टन भाई अभी है यहाँ पर, सपोज यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम जो है वो V1 है। ठीक है, गैस जो है वो पुश कर रही है, गैस हमारा सिस्टम है, सिस्टम काम कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो सिस्टम ने पिस्टन को बाहर धक्का मारा, मतलब सिस्टम काम कर रहा है, और थोड़ी देर बाद ये पिस्टन पहुंच जाती है इधर। तो जब पिस्टन यहां से यहां तक मूव करती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको हम मान लेते हैं दिस इज DL। DL क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। ठीक है, तो गैस ने क्या किया, पिस्टन को प्रेस किया या इसको बाहर की तरफ पुश किया, और इसकी वजह से पिस्टन जो है वो यहां से वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक आ गई, और ऐसा करते टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है DL डिस्टेंस से। तो अगर कोई पूछे कि भाई गैस ने कितना काम किया, तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा,
फोर्स अप्लाइड बाय द गैस मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो चलो हमें पिस्टन दिखाई दे जाएगी यहां से जहां जाती हुई, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम मेजर कर सकते हैं। फोर्स कैसे मेजर करें? गैस ने कितना फोर्स लगाया, तो देखो गैस का फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर। तो इस गैस का प्रेशर कितना है, वो किसके बराबर होता है, फोर्स अप्लाइड बाय द गैस पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर निकाल लो गैस का। प्रेशर आपको जो है वो बैरोमीटर बता देगा, ठीक है, या प्रेशर गेज बता देगी, तो उससे आपको प्रेशर की वैल्यू पता चल जाएगी। और भाई पिस्टन जो है ये तो आपको दिखाई दे रही है ना, पिस्टन का तो सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो ना, तो एरिया जो है सरफेस एरिया पिस्टन का वो यहां पर आ जाएगा। तो फोर्स कितना लगाया गैस ने, दिस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ द पिस्टन। ये फोर्स इस इक्वेशन में पुट कर लो तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा, तुम्हें ये पता चल जाएगा इस गैस ने कितना काम किया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय डीएल। ठीक है, वर्क डन किसके बराबर आ गया, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डीएल। अब देखो एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो गया, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट दैट इज वॉल्यूम। तो प्रेशर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को मैं रिप्रेजेंट करता हूं डीवी से। तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया, जब गैस ने इस पिस्टन को धक्का मारा तो वॉल्यूम V1 से V2 में चली गई, मतलब वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है। तो कितना चेंज आया उसको रिप्रेजेंट करना है डीवी से। तो W इज द वर्क डन बाय द गैस, इट इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि भाई व्हेन द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन is studied and work done is calculated। तो वर्क डन की पहले तो डेफिनेशन लिख लो, it is the product of force and displacement। तो वर्क डन is equal to force into displacement। ये मैकेनिकल वर्क की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और जब हमने इस सिस्टम पे अप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, वर्क डन बाय गैस दिस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय डीवी, या फिर इसको कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम। तो हम इस तरीके से प्रेशर ऑफ गैस ये निकाल सकते हैं कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें गैस जो है वो पिस्टन को बाहर की तरफ पुश करेगी, मतलब एक्सपैंड होगी, तो उसमें वर्क डन जो है वो कितना रहेगा। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द पोर्शन इन नेक्स्ट लेक्चर।